Hello everyone, this is Chalk and Talk, and today we are going to discuss a very important chapter from CBSE Class 10, which is titled as Nelson Mandela Long Walk to Freedom. तो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम बेसिकली एक ऑटोबायोग्राफी है जो मंडेला ने लिखा था अपने फ्रीडम स्ट्रगल की स्टोरी के फॉर्म में. लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इज एन ऑटोबायोग्राफी, एक बहुत ही लंबा चौड़ा बुक है जिसमें से एक छोटा सा पोर्शन निकाल करके आपका चैप्टर बनाया गया है ना. तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, नेल्सन मंडेला. फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट द ऑफर, ऑब्वियस सी बात है कि बिकॉज दिस बुक इज़ एन ऑटोबायोग्राफी, ये चैप्टर क्या है, एक ऑटोबायोग्राफी है. तो इसके ऑथर कौन हो गए? द पर्सन हिमसेल्फ. ऑटोबायोग्राफी का मतलब ही होता है, बायोग्राफी का मतलब होता है अ पर्सन स्टोरी, एक इंसान की स्टोरी, ठीक है ना. तो ऑटोबायोग्राफी का मतलब क्या है? ऑटो मीन्स सेल्फ. व्हेन अ पर्सन टेल्स हिज ओन स्टोरी इट इज कॉल्ड एज ऑटोबायोग्राफी. तो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इज एन ऑटोबायोग्राफी बाय साउथ अफ्रीका's फर्स्ट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला. देखो, फर्स्ट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्रेसिडेंट मतलब 1994 के पहले साउथ अफ्रीका में जो पॉलिसी चल रही थी उसमें किसी भी ब्लैक नेटिव का मतलब हो कि वहाँ के जो नेटिव लोग हैं, वहाँ के जो लोकल्स हैं ना, उनको इलेक्शंस वगैरह में फाइट करने के लिए बिल्कुल भी परमिशन नहीं दिया जाता था. तो वहाँ पर एक पॉलिसी चलाई जाती थी, अ पॉलिसी ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं अपार्टाइड. तो अपार्टाइड के अगेंस्ट में स्ट्रगल किया था किसने? बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स ने, जिसमें से एक है मंडेला, है ना. मंडेला केम टू बी वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट फिगर इन साउथ अफ्रीका स्ट्रगल फॉर फ्रीडम. साउथ अफ्रीका के फ्रीडम की अगर बात की जाए तो व्हेन डिड दे गेट इट? इन द ईयर 1994. तो आप समझ सकते हो कितने रिसेंट टाइम तक वहाँ पर फ्रीडम नहीं था, है ना. दे वर हैविंग दिस पॉलिसी ऑफ अपार्टाइड, है ना. वहाँ पे अपार्टाइड करके एक पॉलिसी चलाई जा रही थी. इट वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1994, है ना. मंडेला 1994 में प्रेसिडेंट बनते हैं साउथ अफ्रीका के, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट. साउथ अफ्रीका बेसिकली एक ब्लैक डोमिनेटेड कंट्री है, मतलब वहाँ के ज़्यादातर लोग जो हैं वो ब्लैक ही है ना, ब्लैक पॉपुलेशन है. लेकिन फिर भी उनको वहाँ के गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए परमिशन नहीं था, वहाँ पे वोट देने की राइट्स वगैरह नहीं थी. तो अब मंडेला इस चीज़ के अगेंस्ट थे, वो पॉलिटिकल इमेंसिपेशन की बात करते थे, मतलब पॉलिटिकल लिबर्टी की बात करते थे. तो इस वजह से उन्हें 27 ईयर्स स्पेंट इन प्रिजन, है ना. 27 साल तक उन्हें जेल में रखा गया था, यू कैन इमेजिन, है ना. अ प्लेस कॉल्ड रॉबिन आइलैंड. रॉबिन आइलैंड नाम की एक प्लेस है, एक जगह है. वहाँ पर एक छोटे से सेल में, एक छोटे से जेल में उन्हें 27 साल तक प्रिजन में रखा गया. फाइनली बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल प्रेशर वगैरह जब पड़ने लगा तो साउथ अफ्रीका के जो रूलर्स थे, है ना, उस समय जो रूलर्स थे उन्होंने डिसाइड किया दैट दे वर गोइंग टू इंट्रोड्यूस डेमोक्रेसी, है ना. वो डेमोक्रेसी जैसा मॉडर्न टाइम में हर जगह हो रहा था, दे वर गोइंग टू इंट्रोड्यूस डेमोक्रेसी. और जब पहली बार इलेक्शन हुई तो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ANC, वो जीत करके आए. मंडेला उनके लीडर थे एंड मंडेला बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ न्यू साउथ अफ्रीका. ये जो न्यू साउथ अफ्रीका है, यहाँ पर डेमोक्रेसी है, यहाँ पर अपार्टाइड का कोई प्लेस नहीं है ना. लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम. देखो, चैप्टर को शुरू करने के पहले इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो व्हाट इज़ अपार्टाइड, है ना. अपार्टाइड का मतलब होता क्या है ना, हम लोगों ने पढ़ा है अभी तक. अपार्टाइड इज़ बेसिकली अ पॉलिसी ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन. रेस का मतलब क्या होता है आप लोगों को मालूम ही होगा, जैसे ब्लैक रेस है, वाइट रेस है, ब्राउन रेस है, या फिर मंगोल रेस है, तमिल रेस है. तो रेशियल डिवीज़न को बहुत जैसे स्किन कलर के बेसिस पे जो रेस होता है, वी आर टॉकिंग अबाउट इट. इज ए पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस, है ना. अपार्टाइड, तो देखो, रेस एक रियलिटी है, इसमें कुछ भी बुराई नहीं है ना. रेस रियलिटी है, मतलब किसी इंसान का ब्लैक होना ये एक रियलिटी है, किसी इंसान का वाइट होना रियलिटी है. लेकिन उस कलर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन करना ये क्या है, एक बोल सकते हो कि सोशल लेवल है. तो ये सोशल लेवल इट वाज एट इट्स पीक ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अपार्टाइड. उन्होंने वहाँ के गवर्नमेंट ने ऐसी पॉलिसी बना करके रखी थी. उनका कहना था कि जो ब्लैक पॉपुलेशन है साउथ अफ्रीका में, दे आर द इन्फेरियर वंस, है ना. वो बेवकूफ़ है, वो इन्फेरियर है, तो वो डिसाइड नहीं कर सकते ना, वो कंट्री को रूल नहीं कर सकते. उनको वोटिंग राइट्स नहीं दी गई, उनको इलेक्शंस वगैरह में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाता था. तो पॉलिटिकल फ्रीडम बिल्कुल भी नहीं था उनके पास. तो किस कंट्री में अपार्टाइड प्रैक्टिस किया जा रहा था? इन साउथ अफ्रीका. देखो, मंडेला के बारे में आप क्या जानते हो, है ना. अभी हम लोगों ने डिस्कस किया मंडेला. मंडेला साउथ अफ्रीका के फ्रीडम स्ट्रगल के हीरो हैं. ही इज़ द वन हु फॉट अगेंस्ट अपार्टाइड, और जिसकी वजह से ऑलमोस्ट 30 ईयर्स इन प्रिजन, है ना. करीब करीब 30 साल तक इन्हें प्रिजन में रहना पड़ा. 27 ईयर्स, वी टॉक्ड अबाउट इट राइट नाउ, है ना. और फर्स्ट टाइम जब इलेक्शन साउथ अफ्रीका में हुआ ना, फ्रीडम स्ट्रगल के बाद, जब फर्स्ट टाइम 1994 में फ्रीडम स्ट्रगल के बाद एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन साउथ अफ्रीका में हुआ, तो उसमें कौन सी पार्टी जीत करके सामने आती है? अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस. और नेल्सन मंडेला बन जाते हैं वहाँ के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट. मतलब सोच करके देखो, एक कंट्री जहाँ पर मोर देन 90% ऑफ द पॉपुलेशन इज ऑलरेडी ब्लैक, है ना. 90% से ज़्यादा लोग वहाँ पर पहले से ब्लैक हैं. इसके बावजूद एक भी वहाँ पर ब्लैक प्रेसिडेंट कभी नहीं हुआ था. वाई? बिकॉज ऑफ दिस पॉलिसी ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, अपार्टाइड की वजह से.
आपके बुक में ये एक पोर्शन दिया गया है ना चैप्टर शुरू करने के पहले, इट इज़ इंपॉर्टेंट। ये इंपॉर्टेंट है चैप्टर के कंटेक्स्ट में। जैसे देखो, इन दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, मंडेला स्पीक्स अबाउट द हिस्टोरिक ओकेजन द इनॉग्रेशन। मंडेला यहाँ पर किसके बारे में बात कर रहे हैं? इनॉग्रेशन के बारे में। इनॉग्रेशन का मतलब होता है उद्घाटन। तो यहाँ पर किस चीज़ का उद्घाटन हो रहा है? किस चीज़ का इनॉग्रेशन हो रहा है? इनॉग्रेशन ऑफ अ न्यू साउथ अफ्रीका, एक नए साउथ अफ्रीका का इनॉग्रेशन हो रहा है। और यहाँ पर देख सकते हो बीबीसी, उस समय बीबीसी जो न्यूज़पेपर है, बीबीसी ब्रॉडकास्ट भी होता है, बीबीसी का रेडियो ब्रॉडकास्ट भी होता है, उसके अलावा टेलीविज़न पे भी आते हैं वो लोग, और उनका अपना न्यूज़पेपर भी है। तो बीबीसी ने एक न्यूज़ आइटम पब्लिश किया था ऑन 10 मई 1994। उसका टाइटल क्या है? मंडेला बिकम साउथ अफ्रीका फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। ये साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बनते हैं और ये बीबीसी में पब्लिश किया गया था। उस समय का ये न्यूज़पेपर की एक क्लिपिंग है। अब देखो ये पोर्शन इंपॉर्टेंट है ना। आफ्टर मोर देन 3 centuries ऑफ वाइट रूल, 3 centuries का मतलब समझते हैं 300 ईयर्स, 300 ईयर्स ऑफ वाइट रूल, मिस्टर मंडेलाज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। तो 300 सालों में कभी भी यहाँ पर एक ब्लैक प्रेसिडेंट, एक ब्लैक लीडर सामने नहीं आ पाया था। सोच करके देखो, 300 साल, और 300 साल में यह पहली बार हो रहा था कि दैट ब्लैक मैन वॉज गोइंग टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। क्यों? क्योंकि वो इलेक्शन में जीत करके आया डेमोक्रेसी की वजह से। तो इनकी पार्टी जो थी उन्होंने 252 वोट्स, 252 सीट्स पर विक्ट्री उन्हें मिली थी आउट ऑफ 400 सीट्स। दिस इज वेयर द चैप्टर बिगिंस। चैप्टर की शुरुआत होती है 10th में, है ना। इसमें सेटिंग क्या है देखो, 10th में मतलब दिस इज द इनॉग्रेशन डे। ये क्या है? इनॉग्रेशन डे। इनॉग्रेशन का मतलब हम लोगों ने अभी बात किया ही, जैसे हमारे यहाँ इंडिपेंडेंस डे होता है, रिपब्लिक डे होता है, तो फॉर साउथ अफ्रीका इनॉग्रेशन डे, इनॉग्रेशन डे ही उनका क्या है? इंडिपेंडेंस डे है 10th में। तो 10th में उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है 10th में। और इस दिन क्या है, यहाँ पर पूरे दुनिया से बहुत बड़े बड़े डिग्निटरीज, बहुत बड़े बड़े वर्ल्ड लीडर्स, सब लोग वहाँ पर आ रहे थे उनके इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के लिए। रीज़न ये था कि साउथ अफ्रीका में फर्स्ट टाइम एक ब्लैक प्रेसिडेंट, है ना, एक ब्लैक प्रेसिडेंट इलेक्ट होकर के आए थे, और ये डेमोक्रेसी के लिए बहुत बड़ी जीत थी। ठीक है, तो इनाग्रेशन के पहले बहुत सारे वर्ल्ड लीडर्स आकर के उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे। जहाँ पर इनका स्पीच होना था, उस स्पीच उस ऑडियंस में बहुत सारे वर्ल्ड लीडर्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, सब लोगों ने अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजा था या खुद ही पहुँचे थे वहाँ पर। तो ये बहुत बड़ा इवेंट था ना। क्यों? क्योंकि 1994 मतलब बहुत रिसेंट टाइम। तो इस समय तक अगर किसी दुनिया के किसी हिस्से में डेमोक्रेसी प्रॉपर्ली फंक्शनल नहीं था, तो लोगों ने उसके लिए बहुत इंटरनेशनल प्रेशर बनाया, और उस प्रेशर के वजह से ही यहाँ पर फिर से क्या हुआ, एक डेमोक्रेटिक सेटअप की शुरुआत हुई। ठीक है, ये तो हम लोगों ने डेट के बारे में डिस्कस किया है ना। 10th में है टाइम। एंड व्हाट अबाउट द प्लेस? द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया, है ना। तो प्रिटोरिया इज़ अ प्लेस, प्रिटोरिया साउथ अफ्रीका में एक प्लेस है। प्रिटोरिया इज़ अ प्लेस इन साउथ अफ्रीका, और यहाँ पर यूनियन बिल्डिंग्स है। यूनियन बिल्डिंग्स क्या है? वो भी एक बिल्डिंग का नाम हो गया। और उसके बगल में क्या है? सैंडस्टोन एम्फीथिएटर, जहाँ पर ये फंक्शन वगैरह ऑर्गेनाइज किया जाना है। नाउ फॉर डिकेड्स दिस हैज़ बीन सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी। प्रिटोरिया का ये जो सैंडस्टोन एम्फीथिएटर है, ये जो यूनियन बिल्डिंग है, ये क्या है? ये बेसिकली अ सिंबल ऑफ वाइट सुप्रीमेसी। क्योंकि साउथ अफ्रीका में 300 साल से, है ना, पिछले 300 साल से वहाँ पर जो भी लीडर रहे, उनके जो भी रूलर रहे, वो हमेशा कोई ना कोई एक वाइट मैन ही रहा है। तो यू कैन इमेजिन दैट प्लेस वॉज अ सिंबल ऑफ वाइट सुप्रीमेसी। सुप्रीमेसी का मतलब होता है जो सबसे ऊपर खुद को रखे, है ना, वाइट सुप्रीमेसी। नाउ अब क्योंकि वहाँ पर एक फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट, अब मंडेला की पार्टी जब जीत करके इलेक्शन में आई है, तो दे वर गोइंग टू फॉर्म अ फर्स्ट डेमोक्रेटिक एंड नॉन रेशियल गवर्नमेंट। एक ऐसा गवर्नमेंट जिसमें रेस को उतना इंपॉर्टेंट नहीं दिया जाएगा, बल्कि प्रॉपर डेमोक्रेसी का जो भी एक सिस्टम होता है उसे फॉलो किया जाएगा, है ना। किसी भी तरह के डिस्क्रिमिनेशन को वहाँ पर वही लोग फॉलो नहीं करेंगे। हाँ, ऑन दैट लवली ऑटम डे से रिलेटेड क्वेश्चंस पहले भी आ चुके हैं एग्जाम में। ऑटम डे का मतलब क्या हो सकता है यहाँ पर? एक तो सिंपल सा मीनिंग है कि 10th मई, है ना, डेट क्या मेंशन है? 10th मई। और मई का जो सीज़न है वो साउथ अफ्रीका में ऑटम होता है। बट ऑटम ऑल्सो सिग्निफाइज, देखो लिटरेचर के टर्म में अगर सोच करके देखोगे ना, तो ऑटम होता है सीजन ऑफ एंड। ऑटम को माना जाता है अ सीज़न ऑफ एंड, पतझड़ जो हम लोग बोलते हैं ना, जिसमें सब कुछ खत्म हो जाता है। तो अभी यहाँ पर किस चीज़ का एंड हो रहा था ना? ऑटम डे मतलब एंड ऑफ द लॉन्ग, मतलब बहुत लंबे समय से जो अपार्टाइड चल रहा था ना, अपार्टाइड की जो पॉलिसी चल रही थी वो ख़त्म हो चुकी थी। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन वाली जो सोसाइटी थी, जो पॉलिटिक्स थी, वो ख़त्म हो चुकी थी। यहाँ से एक नए साउथ अफ्रीका की शुरुआत हो रही थी। तो ऑटम डे इसलिए भी बोला जा सकता है। यू कैन मेंशन दिस इन योर आंसर। मान लो अगर पूछा जाए कि व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ ऑटम डे, है ना, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ ऑटम डे when the writer talks about inauguration,
है ना। साउथ अफ्रीका के इंडिपेंडेंस डे या इनॉग्रेशन डे के बारे में जब राइटर बात कर रहे हैं तो उन्होंने ऑटम डे मेंशन किया है ना। इस फ्रेज का वहाँ पर क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है, अगर ये क्वेश्चन हो तो आप क्या लिख सकते हो कि एक तो सिंपल से मीनिंग ये है कि 10th मई है ना, बिकॉज इट इज़ मंथ ऑफ मे इज़ द सीजन ऑफ ऑटम इन साउथ अफ्रीका, तो ये ऑटम डे है। और दूसरा मीनिंग क्या होगा, ऑटम डे हेयर इज अ काइंड ऑफ मेटाफर, है ना, ये सिंबोलिज्म की तरह है, बिकॉज इट सिग्निफाइज एंड। ऑटम क्या सिग्निफाई करता है, एंड, किसी चीज़ के अंत को सिग्निफाई करता है, सीजन्स के अंत को, मतलब जहाँ पर पत्ते होते पेड़ के सब कुछ झड़ जाते हैं ना, वहाँ पर लाइफ धीरे धीरे विंटर की तरफ जाती है। विंटर सिग्निफाइज डेथ, लिटरेचर में विंटर सिग्निफाइज डेथ, ऑटम सिग्निफाइज एंड, है ना। वो ऑटम ओल्ड एज में आ गया, विंटर का मतलब डेथ हो गया, स्प्रिंग का मतलब चाइल्डहुड हो गया, न्यू बिगिनिंग हो गई, ठीक है। हाँ, तो ऑन द पोडियम मिस्टर डी क्लर्क was first sworn in as second deputy president। सबसे पहले इन्होंने सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट की स्वेरिंग सेरेमनी हुई। स्वेरिंग सेरेमनी मतलब जो शपथ ग्रहण होता है ना, तो उसमें कौन है, मिस्टर डी क्लर्क, है ना। डी क्लर्क को यहाँ पर मेंशन किया गया, देख लो आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हो डी क्लर्क को। was first sworn in as the second deputy president। थाबो एम्बेकी was sworn in as the first deputy, है ना। फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट कौन हो गए, थाबो बेकी। व्हेन इट वाज माय टर्न, है ना, और उसके बाद प्रेसिडेंट, तो एक प्रेसिडेंट, एक फर्स्ट डेप्यूटी और दूसरा सेकंड डेप्यूटी, तो 3 लीडर्स को यहाँ पर चुना गया था। व्हेन इट वाज माय टर्न, जब मंडेला का टर्न आया, आई प्लेज टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, तो उन्होंने यूजुअल जो एक प्रोसेस होता है, उन्होंने वहाँ पर एक प्लेज लिया, उन्होंने एक शपथ ग्रहण समारोह जो होता है ना, उसमें उन्होंने एक शपथ लिया, एक प्लेज लिया, क्या, टू डिवोट माई सेल्फ टू द वेल बीइंग ऑफ रिपब्लिक एंड इट्स पीपल, है ना। रिपब्लिक का मतलब हो गया नेशन, है ना। इस नेशन में जितने भी लोग हैं, जितने भी कंट्रीमैन हैं, उनके लिए ये काम करेंगे, ये किसी भी तरह के गलत पॉलिसीज़ को आगे नहीं लेकर के आएंगे, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन वाली पॉलिसीज़ को नहीं लेकर के आएंगे। आई शेड, देखो यहाँ से मंडेला अपने थॉट के बारे में बता रहे हैं ना। सो ही इज़ टॉकिंग अबाउट इनॉग्रेशन डे, मंडेला हेयर इज़ टॉकिंग अबाउट इनॉग्रेशन डे, और उस चीज़ को याद कर रहे हैं और बता रहे हैं कैसा माहौल था, कैसे सब कुछ चल रहा था। टुडे ऑल ऑफ अस by our presence here confer glory and hope to newborn liberty। newborn liberty मतलब मंडेला इज टॉकिंग अबाउट द न्यू फ्रीडम, है ना। साउथ अफ्रीका में जो न्यू लिबर्टी आई है, न्यू फ्रीडम आया है ना, उसके बारे में बात कर रहे हैं। देखो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, ये क्या है, कौन सी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर के बारे में बात हो रही है यहाँ पर, है ना। द पॉलिसी ऑफ अपार्टाइड, अपार्टाइड की जो पॉलिसी साउथ अफ्रीका में प्रैक्टिस की जा रही थी, इट वॉज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग मस्ट बी बॉर्न अ सोसाइटी। तो इतने बड़े ह्यूमन डिजास्टर के बाद, डिजास्टर में क्या होता है, सब कुछ खत्म हो जाता है, तो जब सब कुछ खत्म हो जाता है उसके बाद क्या होता है, एक न्यू बिगिनिंग होती है। तो यहाँ से साउथ अफ्रीका के लिए एक न्यू बिगिनिंग है ना। बॉर्न अ सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, तो ये मंडेला का विजन है, अपने विजन के बारे में बता रहे हैं। क्या विजन है उनका साउथ अफ्रीका को लेके, कि यहाँ से एक ऐसी सोसाइटी बननी चाहिए जो पूरे दुनिया के लिए एग्जाम्पल हो। देखो, वी यहाँ पर वो खुद को डिनोट कर रहे हैं ना, खुद को और अपने ग्रुप्स को, अपने सारे जो उनके कलीग्स हैं उनको डिनोट करें, फ्रीडम फाइटर्स को बेसिकली। वी हु वेर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग अगो, है ना। हम लोग अभी कुछ ही दिनों पहले तक क्या थे, आउटलॉज थे। आउटलॉज का मतलब हो गया क्रिमिनल्स, है ना। देखो, जब कॉन्स्टिट्यूशन ही क्रिमिनल हो तो जो लोग अच्छे हैं उनको क्रिमिनल माना जाएगा ना। जब रूलर्स ही गलत हो तो जो उनके अगेंस्ट बोलते हैं उनको क्रिमिनल मान लिया जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा था, साउथ अफ्रीका के केस में मंडेला एंड हिज टीममेट्स, है ना, उनके जो ग्रुप के लोग थे उनको क्रिमिनल माना जाता था। हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज, और आज उन्हीं लोगों को क्या मिला है, होस्ट टू द नेशंस, है ना, नेशंस ऑफ द वर्ल्ड, है ना। और आज इन लोगों के पास ये अपॉर्चुनिटी है कि ये दुनिया के अलग अलग नेशन से आए रिप्रेजेंटेटिव्स को होस्ट करे, है ना। उनको अपने देश की मिट्टी पर वो लोग होस्ट कर रहे हैं, उनको वेलकम करने की अपॉर्चुनिटी मिली है। देखो, वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट फॉर हैविंग कम टू टेक पोजीशन, है ना। जितने भी डिस्टिंग्विश्ड का मतलब क्या, रेस्पेक्टेड, है ना, जान पहचान वाले जो होते हैं ना, डिस्टिंग्विश्ड, जिनकी अपनी एक पहचान बनी हुई है ना, डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट फॉर हैविंग कम टू टेक पोजीशन। तो ये लोग क्यों आए वहाँ पर, ये देखने के लिए। विक्ट्री फॉर जस्टिस, पीस एंड ह्यूमन डिग्निटी, साउथ अफ्रीका में जो हो रहा है, मंडेला जो स्पीच देने जा रहे हैं, मंडेला साउथ अफ्रीका के लीडर बन करके सबके सामने आ रहे हैं, वो क्या है, इट इज़ अ विक्ट्री फॉर जस्टिस। क्यों, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी लंबे समय के बाद फर्स्ट टाइम यहाँ पर एक ब्लैक मैन एज ए प्रेसिडेंट रूल करने जा रहे हैं ना। देखो नाउ, इसके बाद मंडेला बात करते हैं पॉलिटिकल इमेंसिपेशन के बारे में। इमेंसिपेशन का मतलब होता है फ्रीडम फ्रॉम रेस्ट्रिक्शन। अगर आप किसी तरह के फ्रीडम फ्रॉम रेस्ट्रिक्शन, अगर हमारे ऊपर बहुत तरह के रेस्ट्रिक्शन हो तो हम उन रेस्ट्रिक्शंस को हटाना चाहते हैं ना। पॉलिटिकल इमेंसिपेशन का मतलब क्या हो गया, फ्रीडम फ्रॉम पॉलिटिकल रेस्ट्रिक्शंस। साउथ अफ्रीका में ब्लैक लोगों के साथ क्या था, बहुत सारा रेस्ट्रिक्शंस था कि वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, वो कैंडिडेट नहीं बन सकते, वो वोट नहीं दे सकते, इस तरह की बहुत सारी पॉलिसीज़ चलाई जाती थी, और जबकि ये उनका ही देश था, है ना। तो आप समझ सकते हो। वी प्लेज आवर
आवर सेल्स टू लिबरेट ऑल आवर पीपल फ्रॉम द कंटिन्यूड। तो ऑल्दो साउथ अफ्रीका फ्री तो हो गई है, लेकिन अभी भी वहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, गरीबी की समस्या नहीं खत्म हुई है। डिप्रीवेशन मतलब हर किसी को उनका अधिकार नहीं मिल रहा है। सफरिंग जेंडर है ना, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन वगैरह जो भी चल रहा है, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स जो है ना। सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट, है ना। सन शैल नेवर सेट का मतलब होता है कि ये जो नई शुरुआत हुई है ना, इसका अंत कभी नहीं होना चाहिए। ये जो ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट है, मतलब यहाँ पर इन्होंने फाइट करके अपने इक्वालिटी के लिए जो फाइट इन्होंने किया और फाइनली अचीव किया, है ना, वो कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए, है ना। इन्होंने जो अचीव किया, जो फ्रीडम अचीव किया, वो फ्रीडम कभी, वो लिबर्टी कभी ख़त्म नहीं होनी चाहिए। सन शैल नेवर सेट मतलब जिसका कभी अंत नहीं होना चाहिए, इट शैल नेवर एंड। लेट फ्रीडम रेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका, है ना। लेट फ्रीडम रेन मतलब लेट फ्रीडम रूल, रेन का मतलब क्या होता है, रूल। तो ये चाहते हैं कि यहाँ पर बस एक चीज़ का रूल रहे, फ्रीडम का। देखो नाउ a few moments later we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South Africa's jets, helicopters and troop carriers। तो जैसे रिपब्लिक डे पैरेड में या फिर इंडिपेंडेंस डे पैरेड में आप देखते होंगे ना, आर्मी अपने स्ट्रेंथ को दिखाती है कि उनके पास एयरफोर्स में क्या है, नेवी में क्या है, हमारे पास जो लैंड आर्मी है उसके पास क्या है। तो वैसे ही यहाँ पर भी चल रहा है, मिलिट्री अपने पावर को दिखा रही है। तो ये पावर इसलिए शोकेस किया जाता है ना कि बेसिकली एक मैसेज दिया जाता है कि वी आर कैपेबल इनफ टू बी अ सोवरेन नेशन। एक सोवरेन नेशन बने रहने के लिए ये ज़रूरी है कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट करने के में कैपेबल हो। तो इस मैसेज को कन्वे करने के लिए लोग क्या करते हैं, अपनी मिलिट्री पावर को दिखाते हैं, है ना। तो मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी, देखो ये किस चीज़ का डेमोन्स्ट्रेशन है यहाँ पे, मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी। ये बहुत ज़रूरी है किसी भी कंट्री में, मिलिट्री जो है वो किसके लिए लॉयल होना चाहिए, डेमोक्रेसी के लिए, नहीं तो आगे जाकर के बहुत प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम होता रहता है। Only moments before the highest generals of South Africa, African Defence Force and Police, their chest bedecked with, है ना। देखो कुछ ही देर पहले जो साउथ अफ्रीका के बहुत बड़े बड़े जनरल्स थे, साउथ अफ्रीकन आर्मी के, है ना, सब लोग सैल्यूट कर रहे थे मंडेला को। उनके देयर चेस्ट, है ना, उनके चेस्ट पर बहुत सारे मेडल्स। देखो मेडल्स मिलिट्री में मिलता कब है, जब किसी तरह का अचीवमेंट होता है ना। लोग किसी वॉर में जीत करके आते हैं, बैटल में जीत करके आते हैं, कुछ अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो आर्मी जनरल्स वगैरह को मेडल दिया जाता है, रिबन दिया जाता है। तो मंडेला क्या बता रहे हैं कि ये आर्मी जनरल्स जो उनको सैल्यूट कर रहे हैं, उनके चेस्ट पे क्या था, बहुत सारा मेडल्स वगैरह लगा हुआ था। ये मेडल्स किस विक्ट्री से उन्हें मिले थे, देखो ये इंपॉर्टेंट है। मेडल्स फ्रॉम द डेज गॉन बाय, डेज गॉन बाय मतलब ये आर्मी मैन जो है, ये जो आर्मी जनरल्स है ना, ये पहले अपार्टाइड का जब समय था तब भी ये आर्मी के ही जनरल थे। और उस समय ये जो इनको जो मेडल दिया गया वो किसके अगेंस्ट फाइट करने के लिए दिया गया, ब्लैक लोगों के अगेंस्ट। तो जो लोग पहले पुराने गवर्नमेंट के लिए मिलिट्री का काम कर रहे थे, अब वो नए गवर्नमेंट के लिए काम करेंगे, है ना। अब नई गवर्नमेंट जो है उसमें उसके लीडर है मंडेला, हु इज़ द ब्लैक मैन। तो ये आर्मी मैन जो है ना, उनको मेडल दिया गया है फ्रॉम डेज गॉन बाय। डेज गॉन बाय मतलब बीते हुए समय में दिया गया है ना। बीता हुआ समय में साउथ अफ्रीका में क्या था, अपार्टाइड का सिस्टम चल रहा था। तो अगर आर्मी को तभी बोला जाता कि यहाँ पर ब्लैक लोगों का रिबेलियन हो रहा है, उसे क्रश करना है, तो आर्मी जा करके उसे क्रश करती थी, उन लोगों को अरेस्ट करती थी, तो सब कुछ करती थी आर्मी भी। तो आप समझ सकते हो। तो यहाँ पर एक आयरनी है कि जिन लोगों ने पहले मंडेला को अरेस्ट किया और जिन लोगों ने पहले मंडेला के अगेंस्ट फाइट किया, अब वही लोग उसे सैल्यूट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मंडेला इस चीज़ को बोल भी रहे हैं ना कि वुड नॉट हैव सैल्यूटेड मी बट अरेस्टेड मी, कि कुछ ही साल पहले ये लोग जो मुझे सैल्यूट करें ना, मुझे सैल्यूट करने के बजाय अरेस्ट कर लेते, ठीक है ना। उसके बाद फिर वही डिस्क्रिप्शन है, जनरल सा डिस्क्रिप्शन है कि जेट्स वगैरह उड़ रहे हैं, उसके स्मोक ट्रेल जो पीछे छूट रहा है ना। देखो द डे वॉज सिम्बलाइज फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ आवर 2 नेशनल एंथम। साउथ अफ्रीका में पहले 2 नेशनल एंथम हुआ करते थे। जो वाइट लोग थे, वाइट लोगों का एंथम था एनकोसी सिकेलेले अफ्रीका, एनकोसी सिकेलेले अफ्रीका, और ब्लैक लोगों का एंथम था डाई स्टेम। तो दोनों में बेसिकली दिस पीपल दे टॉक अबाउट ब्यूटी ऑफ साउथ अफ्रीका, है ना। दोनों एंथम जो है उसका मीनिंग है ना, उनका उसका जो मीनिंग है वो बेसिकली यही है कि साउथ अफ्रीका कैसे बहुत ही ब्यूटीफुल कंट्री है, कैसे वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, इन सब चीज़ों के बारे में ना। तो कंट्री के बारे में जो नेशनल एंथम में होता है। अभी के समय में इन्होंने क्या किया ना, दे हैव मिक्सड अप बोथ द एंथम, दोनों एंथम को मिला करके इन्होंने एक नया एंथम बना दिया। बट ऑन द डे ऑफ इनॉग्रेशन 10 मई 1994 को वहाँ पर इनके पास एक एंथम नहीं था, तो इन्होंने दोनों एंथम को प्ले किया था। तो ब्लैक्स जो थे वो वाइट मैन का एंथम को गा रहे थे, और जो वाइट लोग थे वो ब्लैक लोगों के एंथम को गा रहे थे। दोनों एक दूसरे के एंथम के वर्ड्स को उतने अच्छे से नहीं जानते थे, लेकिन पार्टिसिपेट कर रहे थे। क्यों? क्योंकि वो भी चाहते थे कि अब एक यूनाइटेड साउथ अफ्रीका सामने आए। हाँ देखो यहाँ पर मंडेला थोड़ी सारी हिस्ट्री के बारे में बात करना शुरू कर देते हैं कि साउथ अफ्रीका के केस में हुआ क्या था कि सबसे पहले तो कुछ यूरोपियंस वहाँ पे पहुँचे थे, वाइट यूरोपियंस, है ना, जिन्हें हम लोग बोलते हैं बोर पीपल। जो वाइट यूरोपियंस जो थे, अर्ली सेटलर्स बोलो, बोर, ये कौन हो गए? ये लोग हो गए अर्ली वाइट सेटलर्स, अर्ली
वाइट सेटलर्स इन अफ्रीका, वाइट लोग जो पहले साउथ अफ्रीका में आकर के सेटल हो गए थे उन्हें हम लोग बोलते हैं बोर, ठीक है, BOER, बोर पीपल। तो ये बोर पीपल वहाँ पर जाकर के करते क्या थे, फार्मिंग वगैरह करते थे, इनका अपना एक सिस्टम हुआ करता था। और जो वहाँ के नेटिव्स थे, ब्लैक्स थे, है ना, उनको भगा दिया गया था, उनको दूर हटा दिया गया था। अब देखो कुछ सालों के बाद वहाँ पर आते हैं ब्रिटिश, एंग्लो बोर वार में ब्रिटिश लोग आ जाते हैं ना। तो ब्रिटिश आते हैं, इनका एम्पायर पूरी दुनिया में हर जगह फैला हुआ था, अब साउथ अफ्रीका में भी ये कैप्चर करना चाहते हैं। तो इनको किसके सामने फेस ऑफ करना पड़ा, वाइट यूरोपियंस। तो यहाँ पर सोचो अफ्रीका में हो रहा है वाइट वर्सेस वाइट। तो एक वाइट सेटलर्स, अर्ली वाइट सेटलर्स और लेट वाइट सेटलर्स के बीच में लड़ाई हो रही है, किस चीज़ को लेकर के, कि कौन अफ्रीका पे रूल करेगा, कौन अफ्रीका के फर्टाइल लैंड, अफ्रीका के रिसोर्सफुल लैंड को यूज़ करेगा। तो इनका लड़ाई चलता है, एक एंग्लो बोर वार, वन एंग्लो बोर वार, 1 2 3 बहुत सारे वार हुए। और वार के एंड में इन्होंने फाइनली एक डिसीजन लिया दैट दे वेर, कि दोनों दो ये लोग क्या करेंगे, इनके बीच एक ट्रीटी हो गई कि ये लोग पीसफुली रहेंगे, है ना, साथ में मिल करके रहेंगे, है ना। और इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया पॉलिसी ऑफ अपार्टाइड। ये कौन सी पॉलिसी लेकर के आते हैं, पॉलिसी ऑफ अपार्टाइड। सो दे सेट अप अ सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल्स ऑफ देयर ओन लैंड। नॉर्मली ये जो वर्ड है ना, पीपल्स यूज़ नहीं किया जाता है इन द प्लूरल फॉर्म, बहुत रेयरली ही यूज़ होता है, ठीक है ना। पीपल्स मतलब बहुत तरह के लोग। तो जो डार्क स्किन्ड लोग हैं साउथ अफ्रीका के, उनको डोमिनेट किया जाना, उनको रेशियली डोमिनेट करना, ये पॉलिसी बनाई उन्होंने, अपार्टाइड, है ना। तो पॉलिसी ऑफ अपार्टाइड वाज क्रिएटेड बाय वाइट पीपल, वाइट लोगों ने ये बनाई ताकि ब्लैक लोगों को डोमिनेट किया जा सके। तो ये जो पॉलिसी थी ना, इट हैज़ बीन टर्म्ड एज हार्सेस्ट मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटीज़, है ना। इस पॉलिसी की वजह से जो सोसाइटी सामने आई वो सबसे ज़्यादा इनह्यूमन सोसाइटी रही होगी। मंडेला अभी 80 साल के हो चुके हैं ना जब ये स्पीच चल रहा है। एट्थ डिकेड एज ए मैन दैट सिस्टम हैज़ बीन ओवरटर्न, है ना। 300 साल वाइट लोगों का रूल चला वहाँ पर, कभी भी कोई ब्लैक प्रेसिडेंट बन करके नहीं आया। मंडेला अपने उम्र के 80 साल पे पहुँच चुके हैं, अपने 8th डिकेड में हैं, एंड नाउ ही इज़ गोइंग टू बी देयर लीडर। अब ये लीडर बनने वाले हैं। वो सिस्टम जो था अपार्टाइड का, जो सिस्टम था वो एबॉलिश हो चुका है, वो अब ख़त्म हो गया है, ठीक है ना। तो अब लोगों के राइट्स को रिकॉग्नाइज़ किया जा रहा है, रिगार्डलेस ऑफ द कलर, स्किन कलर को यहाँ पर इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाएगा। देखो द डे हैड कम अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल। यहाँ पर मंडेला बहुत सारे बाकी के फ्रीडम फाइटर्स के सेक्रीफाइस के बारे में भी बात कर रहे हैं कि अगर ये इनाग्रेशन डे सब लोग मिल करके सेलिब्रेट कर रहे हैं तो इसके पीछे काफ़ी लोगों की सेक्रीफाइस है। आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियट्स, है ना। जितने भी अफ्रीकन पैट्रियट्स मंडेला के पहले आए हैं, जिन्होंने कंट्रीब्यूशन किया है फ्रीडम स्ट्रगल में, मंडेला उन सबको वहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आई वॉज पेन दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम एंड दैट दे वर नॉट एबल टू सी। क्यों, काफ़ी फ्रीडम फाइटर्स की तो डेथ हो चुकी थी ना, फ्रीडम स्ट्रगल में ही उनकी डेथ हो गई। कभी कुछ लोग नेचुरली मर गए, कुछ लोग एज के वजह से चले गए। तो समझ सकते हो कि उनको कभी भी फ्री साउथ अफ्रीका देखने के लिए मिला नहीं। तो मंडेला जब स्टेज पर है और जब तो ऐसा फील कर रहे थे जैसे कि ही वॉज देयर रिप्रेजेंटेटिव, ये उन सब को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर वो काफ़ी सारे फ्रीडम फाइटर्स के को याद करते हैं ना, रूल उनके बारे में भी बात करते हैं। देखो ओलिवर टैम्बो, वाल्टर सिसोलो, चीफ लुथलेस, है ना, इन सब के बारे में वो यहाँ पर बात कर रहे हैं। यूसुफ डाडो, ब्राम फिशर, रॉबर्ट सोबुक्वे, ये सारे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं ना साउथ अफ्रीका में रह चुके हैं, इनके बारे में वो बात कर रहे हैं। देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर ओलिवर टैम्बोज लिखा गया जबकि नाम है टैम्बो। तो किसी प्रॉपर नाउन को यूजुअली प्लूरल फॉर्म में नहीं दिखाया जाता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, इस एक प्रॉपर नाउन को प्लूरल फॉर्म में इसलिए दिखाया जा रहा है क्योंकि मंडेला ये बोलना चाहते हैं कि साउथ अफ्रीका में बहुत सारे ओलिवर टैम्बो हैं, बहुत सारे वाल्टर सिसोलो हैं, बहुत सारे चीफ लुथले हैं। जैसे कि मान लो कोई एक बोलता है ना कि इंडिया में बहुत सारे विराट कोहली हैं, इसका क्या मतलब है, विराट कोहली तो एक ही है। तो बहुत सारे विराट कोहली बोलना वो एक सिंबॉलिज्म हो गया कि बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जो कोहली के जैसे ही टैलेंटेड है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने कंट्री के लिए सेक्रीफाइस किया था, तो उन सबको मेंशन नहीं किया जा सकता है ना। सब लोगों का नाम नहीं लिया जा सकता, बट मंडेला उन सब को क्या करना चाहते हैं, ये डेडिकेट करना चाहते हैं द इनाग्रेशन डे। देखो तो इनका ये भी मानना है कि जब बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होता है ना, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होता है तो उस स्ट्रगल से जो सामने निकल के आते हैं वो क्या होते हैं, वो बहुत ही हीरोइक फिगर होते हैं। तो बिना बहुत ज़्यादा झेले कोई भी बहुत बड़ा हीरो बन ही नहीं पाता। विद ग्रेट डिप्रेशन कम्स ग्रेट हीरोज़। मतलब ग्रेट डिप्रेशन का मतलब यहाँ पर क्या, कि बहुत सारी परेशानी। देखो डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन का मतलब होता है किसी पर एक्सप्लॉइट करना और गलत तरीके से यूज़ करना, है ना। डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रुटैलिटी हैड अनदर अनइंटेंडेड, है ना। काफ़ी सालों तक, डिकेड्स तक जो ऑपरेशन चला, जो ब्रुटैलिटी चली, उसकी वजह से क्या हुआ, अनइंटेंडेड इफेक्ट, एंड दैट वाज इट प्रोड्यूस्ड। क्या अनइंटेंडेड इफेक्ट था इसका, बहुत ज़्यादा जब परेशान किया गया
तब वहाँ पर कुछ ऐसे हीरो सामने निकल के आए जो एक्सट्रीम कंडीशन में फाइट करने के लिए रेडी थे, जैसे कि ओलिवर टैम्बो, वॉल्टर सिसलू, चीफ लुथली, यूसुफ डालू, ग्राहम फिशर, रॉबर्ट सोबुक्वे, इन सबको मंडेला डेडिकेट कर रहे हैं ना, इन सब के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो उन्होंने एक स्टेटमेंट यहाँ पर दिया है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज, विजडम एंड जेनरोसिटी दैट देयर लाइक में नेवर बी नोन अगेन, है ना। यहाँ पर जिस तरह के करेज इन लोगों ने, इन फ्रीडम फाइटर्स ने शो किया है, शायद ऐसे आगे चलकर कभी देखने के लिए मिले ही नहीं। हाँ, अब देखो मंडेला इस बारे में बात कर रहे हैं कि साउथ अफ्रीका इज़ नोन फॉर इट्स रिसोर्सेज। साउथ अफ्रीका एक बहुत ही रिच है इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज, वहाँ पे मिनरल्स बहुत है, जेम्स बहुत है ना, जैसे कि गोल्ड वगैरह, डायमंड, ये सब साउथ अफ्रीका में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। गोल्ड, डायमंड, जिस तरह के भी मिनरल्स की बात कर लो। तो इसके बावजूद उनका कहना है कि मिनरल्स और जेम्स जो है ना, वो साउथ अफ्रीका का एक्चुअल रिसोर्स नहीं है। एक्चुअल रिसोर्स है वहाँ के लोग, वहाँ के पीपल, है ना। तो मंडेला उन लोगों को ज़्यादा क्रेडिट करते हैं। और वो ये भी उन्होंने ये भी बोला है, देखो एक बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट है, डेप्थ ऑफ ऑपरेशन टू क्रिएट सच हाइट ऑफ कैरेक्टर। तो बहुत, अगर कोई एक सुपर हीरो चाहिए तो उसके लिए एक सुपर हीरो की एंट्री कब होती है, जब कोई एक सुपर विलेन आता है ना। तो सुपर विलेन से फाइट करने के लिए जो राइज अप करके, है ना, एक लीडर बन करके जो सामने आता है, वो हो गया सुपर हीरो। तो डेप्थ ऑफ ऑपरेशन का मतलब एक्सट्रीम ऑफ एक्सप्लॉइटेशन। व्हेन देयर इज एक्सट्रीमिटीज ऑफ एक्सप्लॉइटेशन ओनली इन सच अ सिनेरियो पीपल शो ग्रेट हाइट्स, है ना। तो उस सिनेरियो में क्या होता है, लोग जो होते हैं ना अपने कैरेक्टर के हाइट को शो करते हैं ना, अपने थ्रेशोल्ड को पार कर जाते हैं। देखो हाँ, तो ये चीज़ बात कर रहे हो ना। देखो, आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपल, कि साउथ अफ्रीका के पास मिनरल्स और जेम्स तो बहुत है, लेकिन उनको हमेशा से ये बात मालूम है कि साउथ अफ्रीका के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, वहाँ के लोग, उसके अपने लोग, द ट्रूअर एंड द प्योरेस्ट डायमंड्स। इट इज़ फ्रॉम दिस कॉमरेड्स का मतलब होता है फेलो सोल्जर, है ना, फेलो सोल्जर। एक कॉमरेड का मतलब फ्रेंड भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर होगा फेलो सोल्जर। तो जितने भी फ्रीडम फाइटर्स वगैरह थे ना, मंडेला उनको कॉमरेड करके डिनोट कर रहे हैं। इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न मीनिंग ऑफ करेज टाइम एंड अगेन, आई हैव सीन मेन एंड वीमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइफ फॉर एन आइडिया। तो ऐसा बहुत बार हुआ फ्रीडम स्ट्रगल के समय कि जब उन्होंने देखा कि मैन एंड वीमेन एंड अदर पीपल दे ऑल वे रेडी टू रिस्क देयर लाइफ, वो अपनी जान तक को देने के लिए तैयार रहते थे। किस लिए? सिर्फ एक आइडिया के लिए, आइडिया ऑफ फ्रीडम, ठीक है। तो उनके अंदर का जो डर था ना, वो डर खत्म हो चुका था। क्या इसका मतलब ये है कि वो कभी डरते ही नहीं थे? तो मंडेला ने इसको भी जवाब दिया। देखो, करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, है ना। अब लोगों को लगता है कि करेज इज एब्सेंस ऑफ फियर, बिल्कुल नहीं। करेज का मतलब ये नहीं होता है कि इंसान को कभी डर ही नहीं लगता, डर तो हर किसी को लगना है, बट द ट्रायम्फ ओवर इट, लेकिन जो उस डर के ऊपर जीत हासिल करे, ट्रायम्फ हासिल करे, दोज पीपल आर द ट्रू करेजियस वन। डर हर किसी को लगता है, लेकिन उस सिचुएशन से जूझना, वहाँ पर अपने करेज को शो करना, ये एक इंसान के कैरेक्टर को डिफाइन करता है। आगे देखो, मंडेला ये भी बता रहे हैं कि नो वन इज़ बॉर्न हेटिंग, है ना। कोई भी इंसान है, छोटे से बच्चे को देखो, उसे मालूम नहीं होता है कि डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, कैसे डिस्क्रिमिनेट करना है, किस चीज़ के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेट करना है, इन सब चीज़ों के बारे में उनको कोई आइडिया नहीं होता है ना। अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन और हिज बैकग्राउंड, है ना, स्किन कलर की वजह से, कास्ट की वजह से, क्रीड की वजह से, सेक्स की वजह से, या फिर जेंडर की वजह से, या फिर किसी भी एक रीज़न की वजह से डिस्क्रिमिनेट करना ये छोटे बच्चों को आता ही नहीं है। वो सीख जाते हैं। वो कहाँ से सीखते हैं? सोसाइटी से सीखते हैं। तो मतलब इट इज़ सोसाइटी हु टीचेस देम टू हेट। हेटरेट कौन सिखाता है? सोसाइटी। अगर सोसाइटी हेटरेट सिखा सकती है तो सोसाइटी लव करना भी सिखा सकती है। इफ़ दे कैन लर्न टू हेट दे कैन ऑल्सो बी टॉट टू लव। उनके अंदर अगर इतनी ज़्यादा प्रेजुडिस है, इतनी ज़्यादा हेटरेट है, तो उस हेटरेट को रिप्लेस किया जा सकता है लव से। इवन इन द ग्रिमेस्ट टाइम इन प्रिजन, है ना, वो अपने समय के बारे में बात कर रहे थे कि जब वो प्रिजन में थे, जेल में थे, और ग्रिमेस्ट टाइम मतलब कि एकदम जब बहुत ही डिप्रेसिव टाइम उनके लाइफ का चल रहा था, वो 27-30 साल तक जेल में थे, आप समझ सकते हो। व्हेन माई कॉमरेड्स एंड आई वेर पुश्ड टू आवर लिमिट्स, है ना, इनके कॉमरेड्स मतलब इनके फ्रेंड्स, है ना, फेलो सोल्जर्स, फेलो फ्रीडम फाइटर्स, है ना, उनको जब लिमिट तक पुश कर दिया जा रहा था और टॉर्चर किया जाता था, उस समय क्या होता, वहाँ पर जेल में कुछ जो गार्ड्स वगैरह रहते हैं, तो ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड्स, वहाँ पे जो जेल में गार्ड्स वगैरह होते थे, उनमें से एक गार्ड्स के आंखों में मंडेला को क्या दिखता था? ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी, उसके अंदर इंसानियत दिखती थी। मतलब उसके फेस से ये पता चलता होगा कि उसे बुरा लग रहा है कि इस तरह से इस इंसान को टॉर्चर किया जा रहा है। देखो, मैन्स गुडनेस इज़ अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड, है ना। एक फ्लेम, एक ऐसा फ्लेम, इंसान की जो अच्छाई है ना, वो एक ऐसा फ्लेम है जिससे जो कि थोड़ा, जिसे छिपाया तो जा सकता है लेकिन बुझाया नहीं जा सकता, है ना। फ्लेम का मतलब तो समझते ही होगे। तो देखो, मंडेला का सोचने का जो तरीका है ना, बहुत ही गांधीयन वे ऑफ थिंकिंग जो बोलते हैं ना, गांधी जी की तरह बातें करते हैं वो। उनके इंस्पिरेशन भी गांधी जी थे। देखो,
अब ये बात करते हैं ट्विन ऑब्लिगेशन के बारे में। ट्विन ऑब्लिगेशन का मतलब हो गया, ऑब्लिगेशन का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मंडेला का मानना है कि किसी भी एक ग्रोन अप इंसान के लिए ट्विन ऑब्लिगेशंस होते हैं ना, ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स हिज फैमिली, एक ऑब्लिगेशन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी फैमिली के लिए, और दूसरा अपने सोसाइटी के लिए, अपने कम्युनिटी के लिए, अपने पीपल के लिए, अपने नेशन के लिए। तो इन सब चीज़ों को फुलफ़िल करना। और अगर कोई इंसान अपने फैमिली के लिए ऑब्लिगेशन को फुलफ़िल करना चाहता है तो उसे अपने सोसाइटी के लिए जो उनकी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी फुलफ़िल करनी ही होगी, अदरवाइज द पर्सन वुड फेल, नहीं तो वो हो ही नहीं पाएगा, उससे वो काम हो ही नहीं पाएगा। देखो वो क्या बता रहे, इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर ए मैन ऑफ माई बर्थ। मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर का मतलब हो गया मेरे जैसे इंसान, कोई एक ऐसा इंसान जिसका जन्म मेरे जैसा हुआ हो या मेरे स्किन कलर का हो, वो इन दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, दोनों ऑब्लिगेशंस को फुलफ़िल कर ही नहीं सकता था। साउथ अफ्रीका में जो सिस्टम चल रहा था, देखो मान लो एक इंसान है, एक ब्लैक मैन है, जैसे यहाँ पे मंडेला अपनी बात करते हैं, मान लो मंडेला अगर बहुत सेल्फिश होते, सिर्फ अपने फैमिली के बारे में सोचते, तो भी वो अपने फैमिली को बहुत अच्छा लाइफ प्रोवाइड नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि साउथ अफ्रीका में ब्लैक लोगों के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन होता था। वो अगर चाहते कि अपने बच्चे को बहुत अच्छे स्कूल में भेजना पढ़ने के लिए, तो वहाँ पे उनके बच्चों को एडमिशन नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि उस स्कूल में ब्लैक चिल्ड्रन अलाउड ही नहीं है। तो वहाँ पर पैसा होने के बावजूद, सक्सेसफुल होने के बावजूद, सब कुछ करने के बावजूद मंडेला अपने फैमिली के लिए जो ऑब्लिगेशन है, मतलब उनके लिए बेस्ट करना, वो नहीं कर पाते, वो फेल हो जाते। तो मतलब एक इंसान, अब उस केस में उस इंसान को क्या करना पड़ेगा, उस इंसान को इस बात के लिए फ़ाइट करना होगा कि उसी स्कूल में जब वो सब कुछ कर रहे हैं, सारी फ़ी वगैरह पे कर रहे हैं, तो ब्लैक लोगों के चिल्ड्रन को भी अलाउ करो पढ़ने के लिए। तो जैसे ही वो इंसान इस बात के लिए फ़ाइट करता है, तो वो केवल अपने लिए फ़ाइट नहीं कर रहा, अपने कम्युनिटी के लिए फ़ाइट कर रहा है ना। तो इससे पता चलता है कि एक इंसान की जो ट्विन ऑब्लिगेशन होती है, ट्विन ऑब्लिगेशन मतलब ट्विन रिस्पॉन्सिबिलिटी, पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स फैमिली एंड द अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स हिज नेशन, ये दोनों क्या है, पैरेलली चलता है ना, एक साथ चलता है। अगर एक को बंद कर दोगे, एक को छोड़ दोगे, दूसरे को, तो दूसरा भी फुलफिल नहीं हो पाएगा। कोई अगर बहुत सेल्फिश हो जाए, सोचे कि मुझे सिर्फ अपने फैमिली का करना है, अपने कम्युनिटी के बारे में नहीं सोचे, तो वो अपने फैमिली के लिए भी नहीं कर पाएगा, है ना, जैसे मैंने भी एग्जाम्पल में बताया। हाँ, इन साउथ अफ्रीका मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लिव एज ए ह्यूमन बीइंग वाज पनिश्ड, है ना। एक इंसान मैन ऑफ कलर का मतलब हो गया ब्लैक पीपल यहाँ पर, या फिर इंडियन भी हो सकते हैं। तो अगर वो एक इंसान की तरह रहने की भी कोशिश करता था ना, तो उसे पनिशमेंट मिलता था, उसे आइसोलेट कर दिया जाता था। आइसोलेट मतलब जेल में डाल दिया जाता था। तो ये सब क्या है, बहुत ही गलत चीज़ें वहाँ पर हो रही थी। देखो, इन साउथ अफ्रीका मैन हु ट्राई टू फुलफिल हिज ड्यूटी, और अगर वो अपने ड्यूटी को फुलफिल करने की कोशिश करता है, तो क्या होगा, हिज पीपल वॉज इनएविटेबली रिप्ड फ्रॉम हिज फैमिली। मंडेला ने क्या किया, सोचा कि अब अपने कम्युनिटी के लिए वो फाइट करेगा। तो जैसे ही उसने अपनी कम्युनिटी के लिए फाइट करना शुरू किया, उसने डिमांड इक्वालिटी के लिए डिमांड करना शुरू किया, तो उसे जेल में डाल दिया गया। वो उन्हें भागना पड़ता था एक जगह से दूसरी जगह तक। तो इस वजह से क्या हुआ, उन्हें अपने फैमिली से दूर होना पड़ा। वो अपनी फैमिली के लिए नहीं कर पा रहे थे उतना कुछ। फ्रॉम हिज फैमिली एंड हिज होम एंड वॉज फोर्स टू लिव ए लाइफ अपार्ट, है ना। तो अपने फैमिली से दूर रह करके उन्हें एक मॉन्क की तरह लाइफ को जीना पड़ रहा था। एट ट्विलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सिक्रेसी एंड रिबेलियन, ट्विलाइट का मतलब होता है शाम का जो समय होता है ना। एग्जिस्टेंस ऑफ सिक्रेसी एंड रिबेलियन, सिक्रेसी मतलब छिप करके रहना, एंड रिबेलियन, तो ही वॉज अ फ्रीडम फाइटर, और ऐसा फ्रीडम फाइटर जो ब्लैक लोगों के लिए इक्वल राइट्स डिमांड कर रहा है। तो अगर लोगों को पता चल जाए, जो वहाँ पे उस समय जो गवर्नमेंट थी, उन्हें अगर पता चल जाता, तो मंडेला को वो पकड़ लेते, बहुत पहले ही जेल में डाल देते। इसलिए मंडेला हमेशा भागते रहते थे, एक जगह से दूसरे जगह छिपते रहते थे। हाँ, तो जैसे ही मंडेला ने इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, अपने लोगों को सर्व करने के लिए उसने जैसे ही कोशिश शुरू की, आई फाउंड दैट आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशन एज ए सन, ब्रदर, फादर एंड हस्बैंड, है ना। तो उसने देखा कि अगर वो अपने कम्युनिटी के लिए बात करता है, तो वो अपने फैमिली के लिए नहीं कर पा रहे हैं, तो ट्विन ऑब्लिगेशन को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। अब वो बता रहे हैं अपने बचपन के बारे में कि उनका क्या कहना है ना, कि आई वॉज बॉर्न फ्री। उनको ऐसा लगता था कि जैसे कि वो बिल्कुल फ्री है। क्यों? क्योंकि ही वॉज फ्री टू रन इन द फील्ड्स, है ना, फील्ड में दौड़ने भागने खेलने के लिए जब वो छोटे बच्चे थे वो फ्री थे। फ्री टू स्विम, है ना, वहाँ पे किसी भी रिवर वगैरह में स्विम कर रहे हैं। फ्रीज टू रोस्ट मिलेज, है ना, मीट वगैरह को रोस्ट करना है, जो भी उनका है ना, रोस्ट वो लोग करते हैं उनके कल्चर में जो भी है। तो उन सब चीज़ों के लिए वो फ्रीडम है उनके पास, है ना। स्लो मूविंग वुल्स, है ना, देखो, राइट द ब्रॉड बैक ऑफ स्लो मूविंग वुल्स, है ना, भैंस के ऊपर चढ़ करके, बैल के ऊपर चढ़ करके सवारी करना। तो गांव में जो बच्चे करते, ट्राइबल बच्चे, उनके बारे में वो बता रहा है। तो जब तक वो ट्राइब के सारे रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, तो सारे कस्टम्स को फॉलो कर रहे होते थे, तो कोई उन्हें परेशान करना नहीं आता था ना, कि ठीक है। तो इन्हें लगता था कि ये बिल्कुल फ्री है, व्हेन ही वाज अ किड। देखो, इसके बाद का जो स्टेज है, तो पहला स्टेज था बॉयहुड। पहला स्टेज क्या था, बॉयहुड। बॉयहुड के स्टेज में उनको लगता था कि ये कम्प्लीटली फ्री है, इनको कोई रोक टोक नहीं है, भाग सकते हैं, तैर सकते हैं, रोस्ट कर सकते हैं, बुल्स के ऊपर सवारी कर रहे हैं, तो ये पूरे फ्री है, इनको ऐसा लगता था। बॉयहुड के बाद का जो स्टेज है ना, एज अ स्टूडेंट, है ना, इनके लाइफ का स्टेज आया एज अ स्टूडेंट। इस स्टेज में
आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, है ना, यहाँ पर ये थोड़े सेल्फिश थे, ये सिर्फ अपने लिए फ्रीडम सोचते थे। कैसा? ट्रांजिटरी का मतलब होता है टेम्पररी, ट्रांजिटरी मीन्स टेम्पररी, तो टेम्पररी फ्रीडम के बारे में ये सोचते थे ना कि कुछ दिन के लिए वैसा कुछ हो जाए। ट्रांजिटरी फ्रीडम्स ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, है ना, कि रात में बाहर निकलने का परमिशन मिल जाए। रीड व्हाट आई प्लीज, जो भी इनको पढ़ने की मर्जी वो बुक इनको पढ़ने के लिए मिल जाए, कोई रोके नहीं, है ना, जिस लाइब्रेरी में जाना है वहाँ जाने का परमिशन मिल जाए। तो बस इनको इतना ही चाहिए था एज ए स्टूडेंट। और बॉयहुड फ्रीडम क्या था कि अपने गाँव में जो इधर उधर भाग रहे हैं, पानी में स्विम करने के लिए चले जा रहे हैं ना, ये फ्रीडम उनके लिए मैटर करता था। फिर इन्हें पता चला कि बॉयहुड फ्रीडम जो था वो एक इल्यूज़न है, मतलब एक वो जो उन्हें दिख रहा है ना वो रियलिटी नहीं है, वो एक्चुअल में है ही नहीं। मतलब जिसे वो फ्रीडम समझते थे वो फ्रीडम तो है ही नहीं। एज ए स्टूडेंट वो जिसे फ्रीडम समझते थे, यानी कि सिर्फ खुद के लिए, है ना, कि रात में बाहर निकल रहने मिल जाए, किसी भी बुक को पढ़ने का परमिशन मिल जाए, ये सब फ्रीडम नहीं होता, है ना, ये काफ़ी नहीं है। लेटर एज ए यंग मैन, फिर वो जब थोड़े और बड़े हो गए, उन्होंने पढ़ाई लिखाई अपनी पूरी की। इन जोहान्सबर्ग आई यर्न, जोहान्सबर्ग इज़ अ प्लेस इन साउथ अफ्रीका। आई यर्न फॉर द बेसिक, आई यर्न का मतलब हो गया इन्होंने स्ट्रगल करना शुरू किया। किस चीज़ के लिए? बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल, है ना, कि इनके पास भी उतना ही फ्रीडम होना चाहिए जितना कि एक वाइट इंसान के पास है। मतलब अगर इनको अपने पोटेंशियल में ये लगता है कि ये इलेक्शन इनको फाइट करना चाहिए तो इनको बिल्कुल परमिशन मिलना चाहिए, इनको वोटिंग राइट्स मिलनी चाहिए। तो ये इक्वालिटी की बात कर रहे हैं यहाँ पर, देखो। बट देन आई स्लोली सॉ दैट नॉट ओनली वाज आई नॉट फ्री बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वे नॉट फ्री, है ना। फिर इनको समझ में आने लगा कि इनके जैसे दिखने वाले कोई भी वहाँ पर साउथ अफ्रीका में फ्री थे ही नहीं। और यहाँ से इनके स्ट्रगल की शुरुआत हो गई और इन्होंने बहुत ही एग्रेसिवली फाइट करना शुरू किया। एग्रेसिवली फाइट करना शुरू किया, लेकिन ये एग्रेसिव नहीं थे, है ना। इसका मतलब ये नहीं कि इन्होंने वायलेंट मेथड्स को अपना लिए। इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम, यहाँ से उनको ये समझ में आया कि सिर्फ इनके फ्रीडम की बात नहीं है, बट द फ्रीडम ऑफ एवरी वन हु लुक्ड लाइक आई डिड, है ना, बल्कि उन सब लोगों के फ्रीडम के बारे में बात है जो उनके जैसे दिखते थे, यानी कि ब्लैक्स। और इसी समय उन्होंने ज्वाइन किया अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, है ना। इट वॉज दिस डिज़ायर फॉर फ्रीडम, है ना, फ्रीडम के लिए जो उनका ये डिज़ायर था अपने लोगों के लिए, लिव देयर लाइफ विद डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, है ना, जो जिसने उन्हें मोटिवेट किया था टू लिव हिज लाइफ विद डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। दैट एनिमेटेड माई लाइफ दैट ट्रांसफॉर्म्ड अ फ्राइटेंड यंग मैन। तो अपने आप को ये एक फ्राइटेंड यंग मैन बता रहे हैं ना कि एज ए स्टूडेंट ही वॉज ए फ्राइटेंड यंग मैन, लेकिन अब वो एक बोल्ड वन बन गए, करेजियस वन बन चुके हैं। अब इनको किसी से डर नहीं लगता, है ना, ये कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। दैट ड्रॉ अ लॉ अबाइडिंग अटर्नी, लॉ अबाइडिंग अटर्नी का मतलब हो गया लॉ को मानने वाला, है ना, नियम कानून को मानने वाला एक अटर्नी, अटर्नी मतलब एडवोकेट, टू बिकम अ क्रिमिनल, इसके वजह से वो क्रिमिनल बन गए थे। टर्न अ फैमिली लविंग हस्बैंड, और फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू अ मैन विदाउट अ होम, है ना। फ्रीडम स्ट्रगल एज अ फ्रीडम फाइटर ही हैड टू कीप मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, हमेशा वो भागते रहते थे। तो ये क्या बन गए थे? एक मॉन्क की जैसी ज़िंदगी जी रहे थे, है ना। आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग दैन द नेक्स्ट मैन, है ना, ये बता रहे हैं अपने बारे में ना, ये ऐसा नहीं कि खुद को बहुत महान बता रहे हैं। बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इन्जॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम, लेकिन इनको ये फील हो गया था कि ना कि लिमिटेड अमाउंट ऑफ फ्रीडम अगर दे दिया जाए ना, छोटा छोटा सा, जैसे बोलते हैं ना कि खुश रखने के लिए कि लो ये तुम इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो, उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो, तो इससे वो उनको खुशी नहीं होती थी। उनको कंप्लीट फ्रीडम चाहिए था, उतना ही फ्रीडम चाहिए जितना एक वाइट इंसान के पास है, जो कि सही भी है ना। द चेन्स ऑफ ऑल माई पीपल वेयर द चेन्स ऑन मी, इनको ऐसा लगता था कि इनके कम्युनिटी, इनके जैसे जो लोग हैं, है ना, उनके ऊपर जो बंधन डाला गया था, जो चेन डाला गया था, वो इनके खुद के ऊपर भी है ना। ही वांटेड टू ब्रेक दोस चेन, उस चेन को तोड़ना जरूरी था। अ मैन, हाँ, इस पॉइंट से भी एक क्वेश्चन पहले आ चुका है। इस चैप्टर में जितने भी हाईलाइटेड पोर्सन है उससे ध्यान से देखना, उससे क्वेश्चंस वगैरह बन सकते हैं। इससे तो पहले क्वेश्चन आ भी चुका है। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम, यहाँ पे मंडेला बेसिकली ये बता रहे हैं कि इंसान जो दूसरे इंसान के फ्रीडम को कर्टेल करता है, ख़त्म करता है ना, उसके ऊपर किसी भी तरह से एक हर्डल बना करके लाता है या रुकावट डालता है, तो वो इंसान भी प्रिजनर है। तो मतलब साउथ अफ्रीका के केस में अकॉर्डिंग टू मंडेला जो वाइट लोग हैं वो भी प्रिजनर है। ब्लैक तो प्रिजनर है ही, लेकिन वाइट भी प्रिजनर है। मतलब इनका कहना है कि द ओप्रेसर एंड द ओप्रेस्ड बोथ नीड्स टू बी फ्रीड। जो ओप्रेसर है, यानी कि जो ओप्रेस कर रहा है, जो एक्सप्लॉइट कर रहा है, उसे भी फ्रीडम की ज़रूरत है। और जिसके साथ ऑपरेशन हो रहा है, जिसके साथ एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, उसे तो फ्रीडम चाहिए ही चाहिए, है ना। तो ऑपरेसर को किस चीज़ से फ्री करना है, यानी कि इस केस में वाइट लोगों को किस चीज़ से फ्री करना है, ब्लैक लोगों का तो समझ में आता है। तो मंडेला बोल रहे हैं कि वाइट लोग या फिर ऐसे लोग जिनके मन में इतना ज़्यादा नफरत है कि वो दूसरे लोगों के अपने से अलग दिखने वाले लोगों की सारी राइट्स को ख़त्म कर देते हैं, उनको स्लेव बना करके बेचते हैं, ऐसा कुछ करते हैं, तो उन लोगों के दिल में क्या है? बहुत ज़्यादा हेट्रेड है, बहुत ज़्यादा प्रेजुडिस है। तो वो भी एक प्रिजनर है, प्रिजनर ऑफ हेट्रेड, है ना। उनके हार्ट में क्या है? प्रिजनर हेट्रेड है ना। सो द ओप्रेस्ड, देखो इस क्वेश्चन का आंसर कैसे करोगे? द ओप्रेस्ड एंड द ओप्रेसर बोथ नीड्स टू बी फ्रीड बिकॉज दोज हु आर ओप्रेसर, जो लोग ओप्रेसर हैं, जिनके दिल में बहुत ज़्यादा नफरत है, बहुत ज़्यादा प्रेजुडिस है, दे आर प्रिजनर ऑफ प्रेजुडिस। वो किस चीज़ के प्रिजनर है? प्रेजुडिस के।
तो उनको किस तरह के प्रिजन से बाहर निकालना है, प्रेजुडिस के प्रिजन से, रेसिज्म के प्रिजन से, या फिर हेट्रेड के प्रिजन से उनको बाहर निकालना है। तो फिर द ओप्रेस्ड एंड द ओप्रेसर अलाइक है ना, दोनों बिल्कुल सेम है, दोनों को की जो ह्यूमैनिटी है वो क्या हो गई है, ख़त्म हो चुकी है, और दोनों को आज़ाद दिला करना है। मतलब यहाँ पर वाइट लोगों को भी फ्रीडम कब मिलेगा, जब उनके मन से, उनके अंदर से जो नफरत है ना ब्लैक लोगों के लिए वो ख़त्म हो जाए। एक इंसान अगर बहुत ज़्यादा नफरत करता है, बहुत ज़्यादा प्रेजुडिस लेकर के चलता है, तो वो भी एक प्रिजनर ही हुआ है ना। प्रिजनर किस चीज़ का, प्रेजुडिस का और हेट्रेड का, ठीक है। तो इस केस में जो ऑपरेसर हैं, ऑपरेसर यहाँ पर मतलब जो ऑपरेस करते हैं, जो एक्सप्लॉइटेशन करते हैं, ऑपरेशर्स दे आर प्रिजनर ऑफ प्रेजुडिस के प्रिजनर है ये, या फिर हेट्रेड के प्रिजनर है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है ना, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। यहाँ पर मंडेला की स्पीच वगैरह, इसमें से जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है लाइन बाय लाइन हम लोगों ने सब कुछ पढ़ा है, कुछ भी छूटा नहीं है। आप क्वेश्चन आंसर्स को देख लेना, और इसमें काफ़ी कुछ है। वोकेबलरी सेक्शन में जो वर्ड्स आपके बुक में ऑलरेडी दिए गए हैं, है ना। अपार्टाइड का मीनिंग हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया कि पॉलिसी ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है। इन सारे वर्ड्स को देख लेना, प्रॉपर नोट्स बनाना। वोकेबलरी सेक्शन, हर एक चैप्टर से एक वोकेबलरी का सेक्शन होना ही चाहिए, सारे वर्ड्स का नोट्स बनाया करो, एंड इफ पॉसिबल तो इन सारे वर्ड्स के सिनोनिम्स और इंटोनिम्स को भी अपने कॉपी में जरूर लिखो, है ना। व्हाट इज द थीम ऑफ द स्टोरी, इस चैप्टर का थीम क्या है, द ट्रायम्फ ऑफ फ्रीडम एंड इक्वालिटी ओवर ऑपरेशन। ऑपरेशन यहाँ पर कौन कर रहे थे, ऑपरेशन यहाँ पे कर रहे थे जो एक्सप्लॉइट करने वाले लोग थे, यानी कि वाइट पीपल। वाइट पीपल को, वाइट लोग जो थे, है ना, उनका क्या मानना था कि ब्लैक इन्फीरियर है, उन पर रूल करना चाहिए, वो रूलिंग के लायक ही नहीं। लेकिन मंडेला ने उनके इस नोशन को चैलेंज किया, और 1994 में जब इनॉग्रेशन डे मनाया जा रहा है तो मंडेला वॉज इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट, है ना, उनको एक फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट की तरह इलेक्ट किया गया। सेंट्रल थीम ऑफ द चैप्टर इज ट्रायम्फ। ट्रायम्फ का मतलब होता है विक्ट्री, जीत, है ना। ट्रायम्फ ऑफ फ्रीडम एंड इक्वालिटी ओवर ऑपरेशन। ऑपरेशन का मतलब हो गया एक्सप्लॉइटेशन, तो एक्सप्लॉइटेशन के ऊपर जो जीत हासिल की गई उसके बारे में बात करते हैं। थीम को अपनी नोट कॉपी में जरूर लिखना। सेटिंग क्या है, हम लोगों ने इससे जो डिटेल में डिस्कस किया था, सेटिंग ऑफ दिस स्टोरी। इस चैप्टर की जो सेटिंग है ना, सबसे पहले सेटिंग में होता क्या है, टाइम एंड प्लेस। तो दोनों यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन है। देखो टाइम क्या हो गया, 10 मई 1994, बिल्कुल एग्जैक्ट डेट मेंशन है। और प्लेस क्या है, यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया। प्रिटोरिया इज अ प्लेस इन साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में एक स्टेट है प्रिटोरिया, वहाँ पे यूनियन बिल्डिंग्स हैं, और यूनियन बिल्डिंग्स के ही बगल में है सैंडस्टोन एम्पी थिएटर। इस एम्पी थिएटर में ही मंडेला का स्पीच चल रहा है, इनॉग्रेशन डे मनाया जा रहा है। समरी को देख लेना, समरी में एग्जैक्टली जिन चीज़ों के बारे में हम लोगों ने अभी पढ़ा है सब कुछ दिया हुआ है। जैसे कि फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, देखो हाईलाइटेड पोर्शन में मेंशन किया हुआ है, 10 मई 1994, नॉन रेशियल गवर्नमेंट की शुरुआत हो रही है, ट्रायम्फ ऑफ जस्टिस, इक्वालिटी, ह्यूमन डिग्निटी। ह्यूमन डिग्निटी का मतलब ह्यूमन रिस्पेक्ट, है ना। ओवर डिकेड्स ऑफ रेशियल ऑपरेशन है, 300 सालों से वहाँ पर क्या हुआ, 300 सालों में पहली बार कोई एक ब्लैक इंसान साउथ अफ्रीका का लीडर बन करके सामने आ रहा था। मंडेला रिफ्लेक्ट्स ऑन पेनफुल हिस्ट्री ऑफ अपार्टाइड। अपार्टाइड की हिस्ट्री ऑब्वियसली बहुत पेनफुल है, वहाँ पर ब्लैक्स को उनके अपने ही देश में इतना मिसट्रीट किया जाता था, एक्सप्लॉइट किया जाता था, है ना। देन सेक्रीफाइस ऑफ काउंटलेस पैट्रियट्स, है ना, जो बहुत सारे पैट्रियट्स, ओलिवर टैम्बो, वॉल्टर सिसलो, यूसुफ डाडो, इन सब के बारे में मंडेला ने बात किया है, उनके डिटर्मिनेशन के बारे में बात किया है, और कैसे फ्रीडम उनको मिला, है ना, उनके फाइट की वजह से। हाँ, मंडेला इस बारे में भी बात करते हैं कि लव इज़ नेचुरल टू द ह्यूमन हेड, है ना, ह्यूमन हार्ट, है ना। इंसान को नफरत करना सिखाया जाता है, कोई बैठा करके भले नहीं सिखाता, लेकिन सोसाइटी में जब एक बच्चा रहता है, धीरे धीरे जब बड़ा होता है, तो बचपन में जब एकदम छोटा होता है उसे कुछ नहीं मालूम होता है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है। जैसे जैसे वो बड़ा होता चला जाता है उसे समझ में आने लगता है कि अच्छा ऐसा कुछ करना है, उसके दिमाग में वो करप्शन चला जाता है थ्रू सोसाइटी। तो इस चीज़ को हमें चेंज करना है टू ओवरकम द लेजेसी ऑफ रेशियल डिवीजन। हाँ, साउथ अफ्रीका के केस में रेशियल डिवीजन बहुत ज़्यादा था, कि फ्रीडम तो मिल गया, इनॉग्रेशन डे के बाद भी बहुत सारे चैलेंजेस थे जिससे ओवरकम करना था, इस पर जीत हासिल करनी थी। फिर मंडेला ने ट्विन ऑब्लिगेशन के बारे में बात किया है कि पर्सन, ड्यूटी ऑफ ए पर्सन, एक इंसान की ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स हिज फैमिली एंड सोसाइटी, है ना। फिर उन्होंने ये भी बताया है कि एन ऑपरेसर एंड ऑपरेस्ड बोथ नीड्स टू बी फ्रीड। एक ऑपरेसर को भी फ्री करने की ज़रूरत है और ऑपरेस्ड को भी फ्री करने का ज़रूरत है ना। व्हाट इज़ द रीज़न, इसके पीछे कारण क्या है, क्योंकि दोनों क्या है, जो ऑपरेस्ड है वो तो इस केस में ब्लैक्स, वो तो ऑलरेडी ऑपरेस्ड क्लास है, तो उनको फ्रीडम चाहिए ही। और जो ऑपरेसर है, जैसे कि इस केस में वाइट्स, वो किस चीज़ में प्रिजनर बने हुए हैं, वो प्रिजनर बने हुए हैं प्रिजनर ऑफ हेट्रेड। उनके अंदर जो हेट्रेड है इतना ज़्यादा, उसके प्रिजनर बने हुए हैं, है ना।
तो मंडेला अपने विज़न के बारे में बताते हैं, फ्यूचर साउथ अफ्रीका के लिए उनका क्या विज़न है ना। फ्री फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन, वेयर ऑल पीपल लिव विद डिग्निटी एंड इक्वलिटी, हर किसी इंसान को रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, इक्वलिटी होनी चाहिए। कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं ना, जैसे देख लो, मैंने इस बारे में डिस्कस ही किया। कैन यू से हाउ 10 मई इज़ एन ऑटम डे। ऑटम डे एक तो सिंपल सा रीज़न क्या है कि साउदर्न हेमिस्फीयर में है साउथ अफ्रीका, और मई का महीना है, तो मई का जो सीज़न होता है साउथ अफ्रीका में, मार्च से मई का जो सीज़न होता है, इट इज़ ऑटम इन साउथ अफ्रीका। तो एक सिंपल सा लिटरल मीनिंग हो गया। दूसरा, अदर देन दिस ऑटम कैन ऑल्सो बी सीन एज अ मेटाफर फॉर एंड ऑफ एपर्टाइड। एपर्टाइड यहाँ पे ख़त्म हो रहा है ना, ऑटम सीज़न जो है वो सिंबलाइज करता है एक एंड को, किसी लंबे समय से चले आ रहे चीज़ के एंड को भी ऑटम के थ्रू लिटरेचर में डिनोट किया जाता है। तो यहाँ पर प्रोबेबली ऑटम डिनोट्स एंड ऑफ एपेटाइट एंड न्यू बिगिनिंग। देख लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मंडेला मेंशन्स एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर यहाँ पर क्या था, एपेटाइट, है ना। तो देखना उस क्वेश्चन को, आंसर वगैरह ये हिंट्स की तरह लेना है, नहीं जो आंसर भी मेंशन है हिंट्स की तरह लेना और कोशिश करना खुद से लिखने के लिए अपने वर्ड्स में। There are some more question and answers here. What do the military generals do? How has their attitude changed and why? The military generals, ये जो military generals थे ना, कुछ सालों पहले देखो उनके मंडेला जो है उनके चेस्ट के बारे में बता रहे कि उनके चेस्ट पे बहुत सारे मेडल्स रिबन्स लगे हुए हैं। तो इससे पता चलता है कि उनको बहुत बार है ना गैलेंट्री अवार्ड वगैरह कुछ ना कुछ दिया गया है, अचीवमेंट अवार्ड्स वगैरह दिया गया है। मिलिट्री में यही सिस्टम होता है, जब कोई कुछ अचीव करता है, कुछ अच्छा परफॉर्म करता है, तो उसे एक मेडल दिया जाता है। तो ये जो मेडल उनके चेस्ट पे लगे हुए हैं ना, मंडेला बोल रहे हैं कि ये मेडल कब मिला होगा, जब अफ्रीका में अपार्टाइड की पॉलिसी चल रही थी, मतलब वहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन चल ही रहा था। और ये जो मिलिट्री वाले लोग थे, इनको यूज़ किया जाता होगा उस पॉलिसी को चलाने के लिए। अगर कोई ब्लैक लोगों का ग्रुप अगर आकर के बोलता होगा कि इस पॉलिसी को एबॉलिश करो, तो वो लोग उस पर ही अटैक कर देते होंगे, ठीक है ना। उसे अरेस्ट कर लिया जाता होगा, जेल ले जाते होंगे, इस तरह के काम करते होंगे। तो यू कैन अंडरस्टैंड, यहाँ पर एक आयरनी भी है कि अब वही लोग, वही मिलिट्री जनरल्स जो हैं वो मंडेला को सैल्यूट कर रहे हैं। और ऐसा नहीं कि मंडेला जब प्रेसिडेंट बन गए तो उन्होंने ये डिसीजन लिया कि इन सबको अब जॉब से हटा दिया जाए, है ना, अब हमारी आर्मी में ब्लैक लोग होंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उन्होंने कुछ भी चेंज नहीं किया, उन्होंने बोला कि अब हम लोग रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को फॉलो नहीं करेंगे, बस इतना ही बोला। हाँ, 2 नेशनल एंथम क्यों, ताकि कि कोई भी ग्रुप जो है ना वो लेफ्ट आउट फील नहीं करे। वाइट लोगों को ये नहीं लगना चाहिए कि अब एक ब्लैक प्रेसिडेंट बन गए हैं तो अब हमारे साथ गलत होगा, इसलिए वहाँ पर उनका जो एंथम था उसे भी गाया गया इनॉग्रेशन डे के दिन। मंडेला हर किसी को ले करके चलना चाहते थे अपने साथ, है ना। तो रिकॉन्सिलेशन के लिए और शेयर्ड आइडेंटिटी को बताने के लिए दोनों जो एंथम थे ना, एनकोसी सिकेलेले अफ्रीका और डाइस्टेम, दोनों एंथम्स गाए गए। देयर आर सम मोर क्वेश्चंस हियर, ये सब देख लेना, अपने आंसर्स को लिखना है ना, हिंट की तरह यूज़ करो, आंसर को अपने खुद के वर्ड्स में लिखा करो। ट्विन ऑब्लिगेशन, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन है। कौन से ट्विन ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली एंड टू हिज पीपल। पहला फैमिली, दूसरा पीपल का मतलब कम्युनिटी भी हो गया ना, पीपल, कम्युनिटी एंड कंट्री। ट्रांजिटरी का मतलब होता है टेम्पररी, ट्रांजिटरी मीन्स टेम्पररी। तो टेम्पररी फ्रीडम के बारे में, टेम्पररी फ्रीडम जो होता है ना सबसे बेकार चीज़ होता है, उससे क्या फ़ायदा होगा, कुछ नहीं। जैसे मंडेला एज ए स्टूडेंट क्या चाहते थे कि उनको रात में बाहर निकलने की आज़ादी मिल जाए, अपने मन चाहे बुक को पढ़ने की आज़ादी मिल जाए, बस इतना ही चाहते थे। लेकिन जब वो और बड़े हो गए, उन्होंने लॉ वगैरह की पढ़ाई की, तो उनको समझ में आया कि नहीं, हमें बिल्कुल वो सारे राइट्स चाहिए जो एक वाइट लोगों को मिलता है, जो वाइट लोगों को दिया जाता है ना, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, जो कि बिल्कुल सही भी था। हाँ, डज मंडेला थिंक द ऑपरेसर इज़ फ्री, वाई नॉट। हाँ, नो, मंडेला बिलीव द ऑपरेसर इज़ नॉट फ्री। ऑपरेसर भी फ्री नहीं है, क्यों नहीं है, बिकॉज दे आर ट्रैप्ड, जो ऑपरेसर है ट्रैप्ड इन देयर ओन हेट्रेड एंड प्रेजुडिस। उनके दिल में इतनी ज़्यादा हेट्रेड है, इतनी ज़्यादा प्रेजुडिस है, तो वो उसमें ट्रैप हो जाते हैं। और इस वजह से क्या होता है, विच डीह्यूमनाइजेज दम, उनके अंदर की इंसानियत खत्म हो जाती है, एज मच एज द ऑपरेस्ड। जो ऑपरेस्ड है वो बेचारे तो ऑपरेस्ड है, वो बेचारे तो एक्सप्लॉइटेड है, जैसे ब्लैक, उनको तो ऑपरेस किया जा ही रहा है, लेकिन जो ऑपरेस करने वाले हैं ना, यानी कि वाइट्स, वो भी क्या है, प्रिजनर ऑफ हेट्रेड एंड प्रेजुडिस। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को तो बिल्कुल भी अपने ही वर्ड्स में लिखना है, 120 वर्ड्स में से आंसर करना होता है। तो यहाँ पर जो भी आंसर दिया गया है इसे पढ़ लेना, उसके बाद समझ करके उसे अपने से लिखना है ना, ट्राई टू राइट इन योर ओन वर्ड्स। इसमें कितने मार्क्स आपको मिल जाते हैं, 6 मार्क्स। बहुत ईजी 6 मार्क्स होता है ये। What does Mandela mean when he says simply the sum of all those African patriots? मतलब इनके पहले बहुत अफ्रीका में और भी फ्रीडम फाइटर्स आए थे और जिनको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा था ना, और वो फ्रीडम देखने के लिए, फ्री साउथ अफ्रीका देखने के लिए वो रह नहीं पाए ना, उनकी डेथ पहले ही हो चुकी थी, वो पहले ही मार्टर बन चुके थे। तो इसलिए वो खुद को रिप्रेजेंटेटिव मान रहे हैं उन सभी फ्रीडम फाइटर्स का जो अब इस दुनिया में नहीं थे। डेप्थ ऑफ ऑपरेशन, मतलब जब एक्सट्रीम हो जाता है ऑपरेशन का, एक्सप्लॉइटेशन का जब एक्सट्रीम हो जाता है, डेप्थ ऑफ ऑपरेशन का मतलब हो गया
एक्सप्लॉइटेशन। एक एक्सट्रीम लेवल पर जब एक्सप्लॉइटेशन होना शुरू हो जाता है, क्रिएट हाइट्स ऑफ कैरेक्टर। हाइट ऑफ कैरेक्टर का मतलब हो गया क्रिएट्स ग्रेट कैरेक्टर्स या फिर ग्रेट हीरोज़। ग्रेट हीरो कब सामने आते हैं? जब बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन शुरू हो जाता है। इसके बारे में बात हो रही है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रीडम, बिल्कुल बॉयहुड के समय उनकी फ्रीडम की जो अंडरस्टैंडिंग थी वो बहुत अलग थी। उनको लगता था गांव में खेलना, भागना, तैरना, दौड़ना, बुल्स के ऊपर सवारी करना, यही फ्रीडम है। फिर एज ए स्टूडेंट उनको लगता था कि रात में बाहर निकलने का परमिशन मिल जाए या फिर अपने पसंद की बुक पढ़ने का परमिशन मिल जाए, तो वो उतना ही काफ़ी है ना। वो इतने ही फ्रीडम के बारे में सोचते थे, ठीक है। लेकिन जैसे वो जब बड़े हुए, जब थोड़े और बड़े हुए, तो उनको समझ में आने लगा। लेटर ही रियलाइज्ड ट्रू फ्रीडम एंड दैट लिबरेशन ऑफ ऑल फ्रीडम। ट्रू फ्रीडम क्या है? लिबरेशन ऑफ ऑल पीपल फ्रॉम ऑपरेशन। जितने भी लोग उसके जैसे दिखते हैं उन सबको आज़ादी मिलनी चाहिए, सिर्फ अपना नहीं सोचना है ना। हाउ डिड मंडेलास हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ, है ना। मंडेला के अंदर जो हंगर फॉर फ्रीडम है, इसकी वजह से क्या हो गया? इसी की वजह से उनको 27 साल तक जेल में रहना पड़ा, है ना। साउथ अफ्रीका में जो समय का जो अपार्टाइड गवर्नमेंट था, अपार्टाइड गवर्नमेंट ने क्या डिसीजन लिया कि दे डिड नॉट लाइक मंडेलाज वे ऑफ फाइटिंग। और मंडेला जिस तरह से फाइट करते थे उसको उनको अच्छा नहीं लगा और उन्होंने इसे 27 साल तक जेल में डाल दिया था। मंडेलाज हंगर ऑफ फ्रीडम शिफ्टेड फ्रॉम पर्सनल डिज़ायर, देखो पर्सनल डिज़ायर टू लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट, है ना। सिक्योरिंग डिग्निटी एंड इक्वलिटी, हर एक साउथ अफ्रीकन के लिए इक्वलिटी और रिस्पेक्ट की लड़ाई वो लड़ने लगे। दिस ट्रांसफॉर्म्ड हिम फ्रॉम ए लॉ अबाइडिंग अटर्नी। उसके पहले वो एक लॉ अबाइडिंग, कानून को मानने वाले, देखो उस समय का जो कानून बनाया गया था ना, वो बनाने वाले भी तो वाइट लोग ही थे जिन्होंने उस सिस्टम को बनाया था, अपार्टाइड वाले सिस्टम को। तो आप समझ सकते हो कि वहाँ पर उस कानून को तोड़ने में भी कोई बुराई नहीं थी। लॉ अबाइडिंग अटर्नी, पर उसके पहले वो एक लॉ अबाइडिंग अटर्नी हुआ करते थे, लेकिन बाद में क्या बन गए? एक एक्टिविस्ट बन गए, एक लीडर बन गए, उनको जेल जाना पड़ा, है ना। तो उनके लाइफ, ये हंगर ऑफ फ्रीडम जो है उनके लाइफ को उसने तो पूरा ही चेंज कर दिया, ठीक है ना। फॉर द ग्रेटर कॉज ऑफ एंडिंग अपार्टाइड। तो इस आंसर को आप जब भी लिखोगे तो कैसे लिखोगे? आपको मेंशन करना होगा सबसे पहले वहाँ पर कि हाँ ये सही है, इट इज़ करेक्ट टू से दैट हंगर फॉर फ्रीडम चेंज्ड हिज लाइफ। कैसे? उसका रीज़न क्या दोगे वहाँ पर कि काफ़ी लंबे समय तक उन्हें जेल में रखा गया, कम से कम 25 से 30 साल तक। और उनको जैसे ही समझ में आया कि मतलब बॉयहुड के स्टेज के बाद उनके स्टूडेंट वाले स्टेज के बारे में बताओगे, और फिर जैसे ही वो जब अटॉर्नी बन गए, एक बार जब उनकी एजुकेशन कंप्लीट हो गई और उनकी समझ जो है ना वो थोड़े और ज़्यादा ब्रॉड हो गई, तो उनको समझ में आने लगा कि नहीं, जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं हर किसी को इक्वल राइट मिलना चाहिए, वो वाइट हो ब्लैक हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो पॉलिटिकल इमेंसिपेशन के बारे में बात करने लगे। इमेंसिपेशन का मतलब होता है फ्रीडम फ्रॉम रेस्ट्रिक्शन। तो पॉलिटिकल इमेंसिपेशन की बात कर रहे हैं, मतलब फ्रीडम फ्रॉम पॉलिटिकल रेस्ट्रिक्शन, ठीक है। इन सब चीज़ों को अपने आंसर में मेंशन करना है ना। सो दिस वाज द चैप्टर अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम।